हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लैटिस एनर्जी, देखेंगे जालक ऊर्जा। ये जालक ऊर्जा होता क्या है ये देखेंगे। इससे पहले हमने जालक त्रुटियों के बारे में बताए थे। तो जालक त्रुटियों के बाद आज अपन देखने वाले हैं कि जालक एनर्जी या फिर लैटिस एनर्जी होती क्या है। तो स्टार्ट करें हम लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी देखेंगे जालक ऊर्जा, जिसे हम बोलते हैं जालक ऊर्जा। चलिए जालक ऊर्जा बोलते हैं। अब ये बोल देते हैं कि जालक ऊर्जा होता क्या है। तो जितने भी क्रिस्टल होते हैं, जो जालक क्रिस्टल होते हैं, ये सब क्या होते हैं, छोटे छोटे ये क्या होते हैं, एटम से बंधे हुए होते हैं। मतलब कि छोटे छोटे परमाणुओं से ये सारे जो है मिलकर बंधे हुए होते हैं। तो ये सारे आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा ये सब बंधे रहते हैं। अब इनको तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसे हम कहते हैं जालक ऊर्जा। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो किसी भी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा वो ऊर्जा होती है। आयनिक क्रिस्टल के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, तो आयनिक क्रिस्टल के ही बोलेंगे। तो आयनिक क्रिस्टल की किसी भी जालक ऊर्जा जो है, किसी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो कि 1 ग्राम परमाणु को उसके अवयवी आयनों से अलग करने के लिए, मतलब कि जो 1 ग्राम परमाणु है उसके जो अवयवी आयन हैं उसको गैसीय अवस्था में लाने के लिए, पूर्ण रूप से गैसीय अवस्था बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं जालक ऊर्जा। जैसे कि अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो किसी आयनिक क्रिस्टल बोल रहे हैं, किसी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो 1 ग्राम परमाणु को, 1 ग्राम परमाणु मतलब कि अगर हम सॉलिड लिख दें, ये हमने लिख दिया 1 ग्राम परमाणु के लिए, ये सब क्या है, सॉलिड स्टेट में है। अगर इस 1 ग्राम परमाणुओं को पूर्ण रूप से गैसीय अवस्था में लाना है हमें, तो पूर्ण रूप से जब गैसीय अवस्था में लाएंगे तो इसी, जब हम किसी सॉलिड को ले रहे हैं उसे हम गैसीय अवस्था में लाएंगे, मतलब किसी ऊर्जा की हमें आवश्यकता हो रही है, तो हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है उसी को ही हम बोलते हैं जालक ऊर्जा। जैसे कि 1 ग्राम ले लिए हमने किसी आयनिक क्रिस्टल में, 1 ग्राम परमाणु लिए, 1 ग्राम परमाणु के उसके अवयवी आयन है, आयनिक क्रिस्टल है इसलिए हम आयन की बात कर रहे हैं। तो इसके अवयवी आयनों को पूर्ण रूप से गैसीय अवस्था में लाने के लिए, मतलब एन क्या आपका सॉलिड है, इसको हम गैसीय अवस्था में लाएंगे तो ये हो जाएगा X माइनस, ये क्या होगा आपका गैसीय अवस्था। क्रिस्टल था, सॉलिड है, तो इसकी जो सॉलिड है इसको गैसीय अवस्था में लाएं। इसको गैसीय अवस्था में लाने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत हुई हमें, तो जितनी आवश्यक ऊर्जा हुई इसे हम कहते हैं जालक ऊर्जा। यहाँ पे हम लिख देंगे आवश्यक ऊर्जा, इसे कहते हैं जालक ऊर्जा। क्लियर है। इसमें डेफिनेशन में हमने क्या बताया कि किसी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो किसी अवयवी या फिर किसी आयनिक क्रिस्टल के अवयवी जो होते हैं कण हैं, या फिर बोल सकते हैं हम कि इस क्रिस्टल के अवयवी आयनों को पूर्ण रूप से गैसीय अवस्था में लाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई वो उसकी जालक ऊर्जा कहलाती है। एक सॉलिड ले लिए क्रिस्टल के, आयनिक क्रिस्टल का एक सॉलिड पार्ट ले लिए, 1 ग्राम अणु बोल रहे हैं हम, तो 1 ग्राम अगर अणु को सॉलिड पार्ट में ले लिए, ठोस अवस्था में है, अब हम इसको पूर्ण रूप से गैस में ला रहे हैं, गैसीय अवस्था में ला रहे हैं, तो हमें जितनी ऊर्जा लगेगी, ठोस से जब हम गैसीय अवस्था में लाएंगे तो कुछ ऊर्जा तो जरूरत होगी, तो जितनी ऊर्जा हमें ज़रूरत होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही आवश्यक ऊर्जा जो है जालक ऊर्जा कहलाती है। या फिर अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि किसी ठोस क्रिस्टल के लिए, कोई आपका गैसीय अवस्था में है, कोई जो ठोस क्रिस्टल है वो जो गैसीय अवस्था में है, अब उसको पूर्ण रूप से ठोस करने के लिए जितनी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है उसे भी जालक ऊर्जा कह सकते हैं। अगर हमको इस तरफ लिख दे, जैसे कि कोई गैसीय अवस्था में है, ये आपका जो अवयवी कण है, जो आयन है, ये आपका है गैसीय अवस्था में। अब इसको सॉलिड अवस्था में लाते हैं तो
ये जब गैसीय अवस्था में है तो इसको सॉलिड अवस्था में लाते हैं तो कुछ ऊर्जा जो है ये उत्सर्जित होती है। ये क्या कहलाती है? आपकी जालक ऊर्जा। वही है, चाहे तो आप गैसीय अवस्था से सॉलिड में कन्वर्ट करो, तो जब ये ठोस अवस्था में रहती है, तो जब गैसीय अवस्था में हो जाती है तो यहाँ पे ऊर्जा को ये अवशोषित कर रही है। लेकिन गैसीय अवस्था में हम अगर गैसीय अवस्था में उसको सॉलिड में अगर कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड में परिवर्तित करते हैं, तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जहाँ पे ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसको माइनस से प्रेजेंट करते हैं, और जहाँ पे ऊर्जा अवशोषित होती है उसको हम प्लस से प्रेजेंट करते हैं। तो जालक ऊर्जा, जिसे हम U से डिनोट करते हैं। तो जालक ऊर्जा की अगर डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन सबसे पहले बताएंगे आप, इसकी परिभाषा क्या है। तो जालक ऊर्जा किसी भी क्रिस्टल की, किसी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो 1 ग्राम अणु को अपने अवयवी आयनों से पूर्ण रूप से इसको गैसीय अवस्था में लाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई, यही आवश्यक ऊर्जा जो है जालक ऊर्जा कहलाती है। जालक ऊर्जा जिसे U से प्रेजेंट करते हैं। अगर ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है तो उसे हम माइनस से डिनोट करते हैं, अगर ये अवशोषित होती है तो उसे हम प्लस से लिखते हैं। ये तो थी बात जालक ऊर्जा की परिभाषा की। अब अगर इसकी गणना देख ले, इसकी कैलकुलेशन कर ले, तो जालक ऊर्जा के हम डायरेक्टली इसकी गणना नहीं कर सकते हैं, बट इसको 2 तरीके से गणना कर सकते हैं। एक तो होता है आपका सैद्धांतिक विधि, दूसरा होता है इसकी प्रायोगिक विधि। तो अगर हम बात कर ले गणना की, यहाँ पे ये देखिए गणना, तो इनकी गणना जो है 2 तरीके से की जाती है। पहला अगर हम देखें सैद्धांतिक विधि, तो सैद्धांतिक विधि में क्या बोल रहे हैं कि आयन क्या होते हैं। आयन जो होते हैं, हमने बताया कि क्रिस्टल है, मतलब वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। तो इनके जो परमाणु होते हैं, इनके जो आयन होते हैं, उनको हम अगर पॉइंट मान लें, अगर उसको मूल बिंदु मानकर कि उनके पास जो आवेश है, जो चार्ज है, अगर हम उसके लिए किसी ऊर्जा को निकालते हैं, तो उस ऊर्जा को निकालते हैं तो उस ऊर्जा का मान होता है E इक्वल जेड प्लस जेड माइनस और E स्क्वायर, इसके अपॉन में होता है R, जहाँ पे E क्या है? एनर्जी। जेड प्लस जेड वन, जेड माइनस लिखे हैं, मतलब कि ये धन आयन और ऋण आयन, आयनों की संयोजकताएं हैं। हम आयनिक क्रिस्टल के बारे में पढ़े, मतलब आयनों की उनकी ऊर्जा के लिए निकाल रहे हैं। तो ये आयनों की ऊर्जा के लिए क्या बोल रहे हैं, हम किसी परमाणु के आयनों को पॉइंट मानकर, उसे बिंदु मानकर अगर हम उसके लिए ऊर्जा निकालते हैं तो E इक्वल होता है जेड प्लस जेड माइनस E स्क्वायर, इसके अपॉन में R, जहाँ पे जेड प्लस और जेड माइनस, यहाँ पे हम लिख दें जेड प्लस और जेड माइनस, ये क्या होते हैं भाई? ये धन आयन और ऋण आयन, उनकी आयनों की संयोजकताएं होती हैं। धन आयन, इसको हम लिख दें धन आयन एवं ऋण आयन, आयनों की संयोजकताएं। धन आयन ऋण आयन, आयन मतलब क्या बोले, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लिए Na प्लस Cl को माइनस को ले लिए, तो इनकी जो संयोजकताएं हैं उसी को ही बोल रहे हैं हम धन आयन, और ऋण आयन जो है उनकी संयोजकताएं, उसको हम जेड प्लस और जेड माइनस से डिनोट करते हैं। ई स्क्वायर मतलब कि आयनों पे या फिर इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, किसी भी इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, मतलब धन आवेश है या फिर ऋण आवेश है, उसको बोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। और आर मतलब क्या होती है? दूरी, रेडियस की बात कर रहे हैं, इनकी त्रिज्या। तो ये तो थी सैद्धांतिक विधि के द्वारा, लेकिन बॉर्न एंड लैंडेस इक्वेशन के द्वारा अगर हम देखें तो ये इक्वेशन क्या बोलता है, किसी जालक के लिए, मतलब कि जालक ऊर्जा के लिए अगर हम बात करें, ये तो सिर्फ एक
आयन के लिए ऊर्जा निकाली, बट हम जालक ऊर्जा के लिए बात करें तो ये हो जाएगा इसमें जालक ऊर्जा के लिए, तो ये हो जाएगा U इक्वल जालक ऊर्जा जिसे हम U से प्रेजेंट करते हैं, तो जालक ऊर्जा लिख लिया हमने U, इसके इक्वल में होता है N0A, सेम इसी को लिख देंगे अपन Z प्लस Z माइनस E स्क्वायर अपॉन R, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन N। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, दो नई चीज आ गई, N0। N0 क्या है, यहाँ पे एक एवोगेड्रो संख्या है, कांस्टेंट है, ये एक एवोगेड्रो नंबर होती है, तो हम इसको लिख दें N0 मतलब कि एवोगेड्रो संख्या, या फिर कांस्टेंट बोल रहे हैं तो एवोगेड्रो स्थिरांक। अब ए बराबर होता है मेडलूम स्थिरांक होता है, ये होता है मेडलूम स्थिरांक। अब ये देखिए Z प्लस Z माइनस, इसको तो हमने बताया कि धन आयन और ऋण आयनों की संयोजकताएं होती है, किसी भी आयन में जो अगर धन आयन ऋण आयन है उनकी वैलेंसी की बात कर रहे हैं। ई स्क्वायर क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज हो रही है उसकी बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पे R जो है उसकी रेडियस, E क्या लिखे हमने, आवेश की बात की, और N जो होती है, ये अगर हम बात कर रहे हैं तो N मतलब कि क्या बोले हमने, बॉर्न कांस्टेंट, इसको बोल सकते हैं अपन, N इक्वल टू होता है बॉर्न स्थिरांक, ये भी बोल सकते हैं हम। अब देखिए, ये तो थी इसकी सैद्धांतिक विधि, तो इस इक्वेशन के द्वारा ही किसी भी क्रिस्टल की, किसी आयनिक क्रिस्टल की हम जालक ऊर्जा निकालते हैं। तो अगर हम सैद्धांतिक विधि की बात करते हैं तो सैद्धांतिक विधि में हम ये वाला इक्वेशन लिखेंगे E इक्वल Z प्लस Z माइनस E स्क्वायर अपॉन R। अगर हम इसकी जालक ऊर्जा के लिए बात कर रहे हैं, बॉर्न-लैंड इक्वेशन के द्वारा अगर हम किसी क्रिस्टल की जालक ऊर्जा निकालते हैं तो ये इक्वेशन लिखेंगे E इक्वल N0A Z प्लस Z माइनस E स्क्वायर अपॉन R, फिर 1 इसके हो जाएगा 1 अपॉन N। तो यहाँ पे N0 मतलब एवोगेड्रो स्थिरांक लिखे हमने, A0 मतलब मैडलूम स्थिरांक, Z प्लस Z1 ये हमने लिखा है धन आयन और ऋण आयन की संयोजकताएं, R E जो है उस पर जो चार्ज है उसकी बात कर रहे हैं, R रेडियस दूरी, और ये जो N लिखे हैं ये बॉर्न स्थिरांक होता है। अब अगर किसी भी क्रिस्टल की A क्या है, इसके समानुपाती है, तो किसी क्रिस्टल में अगर इस मैडलूम स्थिरांक का मान कम हो जाता है तो जालक ऊर्जा का मान भी कम होता है। ये जो मैडलूम स्थिरांक जो लिखे हैं अपन, तो ये जो है उस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अगर हम बोले तो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर, उसकी संरचना पर डिपेंड करता है। तो मैडलूम स्थिरांक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। अगर ए का मान कम होता है, अगर उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहा है बोल रहे हैं हम, तो अगर ए का मान अगर हम कम कर देते हैं तो यहाँ पे जालक ऊर्जा का मान भी कम होता है। और ये जो एन लिखे हैं ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर डिपेंड करता है। किसी भी आयन की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किसी एलिमेंट की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोल रहे हैं तो एन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आयन बढ़ती है, मतलब कि क्या उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ी है, तो जैसे जैसे किसी एलिमेंट की या फिर किसी तत्व की बात कर ले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एटॉमिक नंबर, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ता है तो उसकी जालक ऊर्जा की मान में भी वृद्धि होगी। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, अगर ए का मान कम होता है तो ए का मान कम होने से जालक ऊर्जा भी कम होगी, और अगर एन का मान बढ़ता है, मतलब कि एन का मान बढ़ता है मतलब कि अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ती है तो उसकी जालक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। ये थी इसकी सैद्धांतिक विधि। तो सैद्धांतिक विधि में बस आपको लिखना बस यही है, बस इक्वेशन को लिखना है, और ये जो इक्वेशन ये है क्या उसको बताना है। ये तो था सैद्धांतिक।
अब हम सेकंड देख लेते हैं काल्पनिक विधि क्या होती है। अब देखते हैं सेकंड अपन काल्पनिक विधि। काल्पनिक विधि क्या है? ये कोई एकदम वो विधि नहीं है, बस ये कल्पना के थ्रू है, मतलब हम एक प्रायोगिक के द्वारा कर रहे हैं। मतलब काल्पनिक विधि के कोई प्रत्यक्ष तो है नहीं, बट हम इसको ऐसे ही काल्पनिक विधि को किसी प्रैक्टिकल या फिर बोल सकते हैं किसी प्रयोग के द्वारा इस विधि को अपन बताते हैं। तो अगर हम काल्पनिक विधि लिखते हैं तो काल्पनिक विधि क्या होती है? U इसके इक्वल में होती है Q प्लस S प्लस हाफ D प्लस ये हो जाएगी आपकी I माइनस E। ये होती है आपकी काल्पनिक यहाँ पे काल्पनिक विधि। U मतलब क्या लिखा हमने? U मतलब कि जालक ऊर्जा के बारे में बात करें तो किसी क्रिस्टल के अगर हमें जालक ऊर्जा पता करनी है, अगर हमें U की वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे Q प्लस S प्लस हाफ D I E। अब यहाँ पे देखिए ये Q क्या लिखे हम? किसी भी ठोस का ऊर्ध्वपातन ऊर्जा लिखे हैं अपन। तो किसी भी ठोस का ऊर्ध्वपातन ऊर्जा हम लिखेंगे S। Q क्या है यहाँ पे? संभवन ऊष्मा। यहाँ पे हम लिख देंगे तो ये हो जाएगी संभवन ऊष्मा होगी S मतलब किसी ठोस का ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ठोस का ऊर्ध्वपातन ऊर्जा है। हाफ D लिखे हैं। हाफ D मतलब क्या होता है? वियोजन ऊर्जा, डिसोसिएशन ऊर्जा होती है, तो हम इसको लिख दें वियोजन ऊर्जा। I मतलब होता है आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी जिसको बोलते हैं। E मतलब इलेक्ट्रो एफिनिटी बोल रहे हैं। इलेक्ट्रो एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कि इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में बात करें तो ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये हमने बताई काल्पनिक विधि। तो काल्पनिक विधि के लिए एक इक्वेशन आ गया यहाँ पे भाई, U इक्वल में होता है Q प्लस S प्लस हाफ D I माइनस E। अब ये पता चल गया हम Q मतलब संभवन ऊष्मा के बारे में बात कर रहे हैं, S मतलब ठोस का जो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा होता है उसके बारे में, हाफ D मतलब वियोजन ऊर्जा, I मतलब आयनन ऊर्जा और E मतलब कि होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो अगर हमें किसी भी क्रिस्टल का ये सारे वैल्यू की मान अगर हमें मिल गई, इनका मान अगर हमें पता चल गया तो हम इसकी जालक ऊर्जा को निकाल सकते हैं। तो इन सब का पहले मान निकाल लेते हैं, उसके बाद किसी भी क्रिस्टल की जो जालक ऊर्जा है उसको हम निकाल लेते हैं। ये तो था इसकी काल्पनिक विधि। अब देखेंगे हम इस काल्पनिक विधि के बाद अगर अपन देखें तो इसे एग्जाम्पल के जरिए बता सकते हैं। एग्जाम्पल के जरिए मतलब कि जो बॉर्न-हैबर साइकिल है उस बॉर्न-हैबर साइकिल के जरिए हम ये जो जालक ऊर्जा निकली है इसका मान अगर आता कैसे है, मतलब कि जालक ऊर्जा निकल रहा कैसे है किसी भी कंपाउंड का, वो हम देखेंगे। तो पहले तो इसको नोट कीजिए। चलिए इसको नोट कर लिए। अब हम इसको क्लियर कर देते हैं, या फिर हम अब इसके बाद जो बॉर्न-हैबर साइकिल है इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल है क्या। तो अभी इसके क्लियर कर देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल।